हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि होगा मौर्य वंश। इससे पहले हमने मगध का उत्कर्ष पढ़ा था, उसमें हमने हर्यक वंश पढ़ा था, शिशुनाग वंश पढ़ा था और उसके बाद हमने नंद वंश पढ़ा था। तो नंद वंश का हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि कैसे करके मौर्य वंश की नींव पड़ती है, कैसे करके चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, नींव रखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मौर्य वंश जिसका समय जो निर्धारित है वो है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व। सबसे पहले ये जानना है कि मौर्य वंश की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है। तो वो मिलती है दो स्रोतों से, एक पुरातात्विक स्रोत हैं और एक साहित्यिक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन का है, भवन, गुफा, मृद्रभांड आदि, इन सब से मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत जो हैं अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई है या चाणक्य कह सकते हैं आप, उनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। उन्होंने ये रचना की है। और अगर कभी क्वेश्चन आए कि अर्थशास्त्र का जो विषय है वो किस पर आधारित है, तो ऑप्शन जो होते हैं वो अर्थशास्त्र भी आ जाता है, राजनीतिक शास्त्र भी आ जाता है। क्वेश्चन के ऑप्शन जो होंगे 4 होंगे इसी तरह से। पर जो अर्थशास्त्र बुक है, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, वो अर्थशास्त्र के विषय पर ना हो के राजनीतिक शास्त्र पर लिखी गई है। जो चाणक्य थे यानी कि कौटिल्य जो थे, उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पे उन्होंने ये लिखा है कि राजा का प्रशासन कैसा होना चाहिए। यही शिक्षा दीक्षा उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी और इसी तरह से उन्होंने धनानंद को हराया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जो विषय है वो क्या है, तो वो आंसर होगा राजनीतिक शास्त्र। ठीक है। अगली जो इंडिका है, जो मेगास्थनीज ने लिखी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। पुराण और बौद्ध और जैन ग्रंथ जो कि ये प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, उनसे मिलती है। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त की रचना है। अब जो मुद्रा राक्षस है, इसमें मौर्य वंश का प्राचीन इतिहास मिलता है कि कैसे करके चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था चाणक्य की मदद से। तो ये सब जो मिलता है वो मुद्रा राक्षस से मिलता है। तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत तो ये सब हो गए। तो अब चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि पे कि संस्थापक कौन थे और उनके बारे में। संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये मैंने अभी बताया कि उन्होंने जो है नंद वंश का जो शासक था धनानंद, उसको हराया था और मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है। चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, वो चंद्रगुप्त के गुरु थे, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद शासक को हराया था। अब पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिनका शासन काल है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। बौद्ध जैन धर्म में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस पुराण आदि में उसे शूद्र कहा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर जाति के बारे में बात की जाए तो ये इसमें इतिहासकार जो हैं या ग्रंथ जो हैं उनके बीच जो है मतभेद है। तो हम ये नहीं बता सकते कि वो किस जाति के थे। अब इनका नामकरण, जो विदेशी इतिहासकार हैं जस्टिस और स्ट्रेबो, उन्होंने इनको सेंट्रो कोट्स कह के बुलाया है। और जो एपियन और प्लूटार्क हैं, उन्होंने एंट्रोकोट्स कह के इनको नाम दिया है। पर जो चंद्रगुप्त मौर्य जो नाम सामने आया, वो पहचाना सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने। उन्होंने ही पहचाना कि जो यूनानी इतिहासकार हैं, जो उन्होंने अपने पुस्तकों में नाम लिखे हैं, वो और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जस्टिस स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा और एपियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया। और सबसे पहले अगर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से किसी ने जाना तो वो है सर विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त का सेल्यूकस निकेटर से 305 बीसी में युद्ध होता है
और ये सेल्यूकस निकेटर वही हैं जो कि सिकंदर के साथ भारत आते हैं। मैंने बताया था कि जब यूनानी आक्रमण होता है तो वो तक्षशिला से लेकर के सारे पंजाब तक का क्षेत्र जीतते हैं। तो जब वो वापस लौटते हैं 325 ईसा पूर्व में, तो वो तक्षशिला में सेल्यूकस निकेटर को राजा बना देते हैं और वहाँ का शासन जो होता है सेल्यूकस निकेटर चलाते हैं। तो उन्हीं से ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हुआ वो 305 ईसा पूर्व में होता है। अब जो है इसमें सेल्यूकस निकेटर है वो हार जाता है। अब इन दोनों के बीच जो है कुछ संधि होती है। तो संधि इस प्रकार से होती है कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी देता है। अब 500 हाथी के बदले जो सेल्यूकस निकेटर है वो चंद्रगुप्त मौर्य को 4 क्षेत्र देता है, तक्षशिला, कांधार, हेरात और काबुल का क्षेत्र। ये चारों क्षेत्र जो हैं वो अब मगध का क्षेत्र बन गए हैं। देखिए मगध का इतना विस्तार हो गया है। जब मौर्य वंश की बात की जाए तो मौर्य वंश का जो मगध का क्षेत्र है वो पूर्व में बंगाल उड़ीसा से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में अगर देखिए तो कश्मीर और दक्षिण में देखिए तो कर्नाटक, श्रवणगोर, बेला तक, ये सब पूरा इतना विस्तार हो चुका था मगध का। तो देखिए अब किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने ये क्षेत्र भी विजित कर लिए। और एक और चीज हुई संधि में कि जो सेल्यूकस निकेटर थी उनकी पुत्री जो हेलेना है उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी होता है। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहते हैं वो जो है अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चले जाते हैं। तो ये मेगास्थनीज वही हैं जिन्होंने इंडिका की रचना की। 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में संलेखा या संतरा पद्धति द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मैंने बताया था जब हमने जैन ग्रंथ पढ़ा था तो भद्रबाहु जो कि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो वो श्रवण बेला चले जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो है अकाल पड़ जाता है। तो इस टाइम पर उसके बाद जो है भद्रबाहु के साथ ये भी जो है श्रवण बेलगोला जा कर के संतरा पद्धति से अपनी जो है प्राण त्याग देते हैं। तो ये पद्धति ये होती है कि इसमें भूखा रहना पड़ता है और भूखे रहने के कारण जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये जैन अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इस तरह से ये भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला जा करके संतरा पद्धति से अपने प्राण त्याग देते हैं। अब आते हैं, चलते हैं बिंदुसार जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। इनका जो कार्यकाल है शासन का वो है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार को अमित्रघात और शत्रु विनाशक कहा गया है। जैन धर्म में सिनसैन कहा गया है। अब देखिए ये इनका नाम बिंदुसार है। एक बिंबिसार थे जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो ये दो नाम थोड़े से एक जैसे हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। अब हुआ क्या कि इनके टाइम पे तक्षशिला में विद्रोह होते थे काफ़ी। तो पहले इन्होंने सुशीम को भेजा और बाद में इन्होंने अशोक को भेजा। ये इनके ही पुत्र थे। तो जो अशोक हैं तो अशोक की जो वीरता, साहस यहीं से देखने को मिलती है जब तक्षशिला में विद्रोह छिड़ते हैं। इसके बाद जो शासक बनेंगे वो अशोक ही बनते हैं। सीरिया शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 चीज़ें मांगी थी। ये काफ़ी जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीरिया के शासक थे एंटियोकस, उनसे बिंदुसार ने कौन कौन सी चीज़ें मांगी थी और कितनी चीज़ें मांगी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो उन्होंने सीरिया के शासक से 3 चीज़ें जो मांगी थी वो हैं सूखी अंजीर, अंगूरी शराब और दालचीनी। तो उनमें से 2 चीज़ें तो सीरिया के शासक ने भेज दी थी जो कि हैं सूखी अंजीर और अंगूरी शराब। पर जो दार्शनिक है वो उन्होंने नहीं भेजा। उन्होंने ये कहा कि हमारे शासन के खिलाफ ये हो जाता है कि अगर हम दार्शनिक को भेज दें। तो ये 2 चीज़ें इन्होंने भेज दी थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो बिंदुसार या मौर्य वंश है इनका जो संबंध है वो सीरिया से भी अच्छा है, मित्रता है। अगर वो नहीं भेजते तो इससे पता चलता कि मित्रता नहीं है। अगर उन्होंने भेज दिया तो इससे यही पता चलेगा कि मित्रता है। मिस्र के राजा टॉलमी या फिलेडेल्फस ने डायनोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो वैसे ही जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहते थे वैसे डायनोसिस जो हैं वो बिंदुसार के दरबार में रहते थे। तो किसने भेजे? मिस्र के राजा टॉलमी सेकंड या फिलाडेल्फस, कुछ भी नाम आ जाए या पूरा नाम भी आ जाता है कभी, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए।
तो डायनोसिस जो है वो जो राजदूत हैं वो बिंदुसार के दरबार में रहते थे। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जिनमें कंफ्यूज नहीं होना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज और बिंदुसार के दरबार में डायनोसिस रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक। अब देखिए जो मैंने आपको बताया 273 बीसी तक इनका बिंदुसार का जो है शासन काल रहता है, और जो अशोक का पढ़ेंगे हम वो 269 बीसी से 232 ईसा पूर्व या बीसी तक इनका शासन रहता है। तो बीच के जो 4 साल हैं वो कहाँ गए? कभी ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि जो बीच 273 में ही ये राजा क्यों नहीं बने। तो जो एक्चुअल में होता ये है कि बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र होते हैं। कहा जाता है कि 100 पुत्र होते हैं, तो उनमें से एक अशोक भी होता है। तो अशोक ने इन 4 सालों में बहुत से अपने भाइयों को की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। कहा जाता है कि 99 भाइयों को अशोक ने मारा था। तो उसके चलते जो है ये है 4 सालों का गैप इसमें आ जाता है, और 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठते हैं। 269 में अशोक राजा बनते हैं, और इससे पहले ये अवंती के राज्यपाल रहते हैं। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि अशोक राजा बनने से पहले, मौर्य मगध के राजा बनने से पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती के राज्यपाल थे। अशोक का नाम जो है अशोक, वो किस किस अभिलेख से मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिषेक से मिलता है। जो मास्की है वो रायचूर कर्नाटक में पड़ता है, और जो गुर्जरा है वो दतिया मध्य प्रदेश में मिलता है। अगर कभी पूछा जाए कि ये कहाँ है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अशोक जो नाम है वो इन्हीं अभिलेख से मिलता है। तो ये मैंने बता दिया। जो मास्की है वो रायचूर कर्नाटक, और जो गुर्जरा है वो दतिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। 261 बीसी यानी कि अपने शासन के 90 वर्ष में उनका जो महत्वपूर्ण है युद्ध है वो है कलिंग युद्ध, जिसके बाद वो धम्म की नीति अपना देते हैं। तो ये कहाँ से मिलता है? उनके 13वें शिलालेख से मिलता है। 13वें शिलालेख जो है उनका, उसमें जो है कलिंग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से युद्ध के बाद इन्होंने धम्म नीति अपनाई थी। मतलब ये बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो जब इन्होंने बहुत नरसंहार देखा, इन्होंने बहुत मतलब लाखों लोग इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी, लाखों लोगों को बंदी बना लिया गया था। तो उसके बाद जब एकदम से इनकी आंखें खुलती है तो ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। इन्हें चलते चलते मार्ग में जो बौद्ध भिक्षु हैं उपगुप्त मिलते हैं, और उनसे ये बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेते हैं और बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो इसके चलते ये बाद में बहुत से शिलालेख अभिलेख में ऐसा भी मिलता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। अपने पुत्र और पुत्री को इन्होंने अलग अलग देशों में भी भेजा था प्रचार करने के लिए, और हर 5 साल में जो है कि रैली निकलती थी प्रचार के लिए। तो इस तरह से इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भी बहुत ज़्यादा किया। अब आते हैं मौर्य वंश के अंतिम शासक के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वीरदत्त जो है इस मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। 185 ईसा पूर्व में उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दी थी। तो इसके बाद जो है मौर्य वंश के बाद जो पढ़ेंगे हम वो शुंग वंश पढ़ेंगे, जो कि मौर्योत्तर काल में हम पढ़ते हैं शुंग वंश को। तो जो पुष्यमित्र शुंग है इन्होंने ही वीरदत्त को मारा था, और ये इन्हीं के सेनापति थे। तो इसके चलते शुंग वंश एक नए वंश की स्थापना हो जाती है और मौर्य वंश का पतन हो जाता है। तो चलिए अब मौर्य कला के बारे में पढ़ते हैं, जिससे कि अब जो है ना एग्ज़ाम में जैसे कि कंपटीशन बढ़ता चला आ रहा है, तो प्रशासन, मौर्य कला, इन सब से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो प्रशासन है वो तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। इसमें थोड़ा सा कला पढ़ते हैं, मौर्य कला के बारे में। तो मौर्य कला का जो अशोक के शिलालेख हैं वो पूरे 14 मिलते हैं। तो 14 शिलालेखों को पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को ही पढ़ना चाहिए। तो शिलालेख क्या होते थे? जो शिलाओं में कुछ लेख लिखे रहते थे उनको शिलालेख कहते हैं।
तो जो प्रथम शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। चौथा जो शिलालेख है उसमें भरी घोष की जगह धम घोष, मतलब युद्ध घोष की जगह धम घोष को अपनाना, ये लिखा गया है। पांचवा जो शिलालेख है उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति, इससे संबंधित शिलालेख है कि जब धर्म प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने धर्म महामात्रों की भी नियुक्ति की थी। सातवें और आठवें जो शिलालेख हैं उसमें तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कहाँ कहाँ यात्रा की थी अपने धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ये जो है वो सातवें और आठवें शिलालेख में मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट 13वां शिलालेख जो कि मैंने अभी बताया था, 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं शिलालेख से वो मैंने इधर लिखे हैं। शिलालेख की खोज सबसे पहले की गई थी 1750 में, पर इनको पहली बार पढ़ा गया 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार किसने पढ़ा, क्योंकि हुआ ये कि खोज तो 1750 में हो गई थी, पर इनमें जो है अलग अलग लिपि का यूज़ हुआ है, प्रयोग हुआ है, जैसे कि खरोष्टी, अरमाई की रानी, ये सब ब्राह्मी लिपि, इन सब का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए ही इनको अच्छे से पढ़ा जो गया वो 1837 में पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। शिलालेख पर प्रयोग जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि जो कि भारत में मिलती है और बहुत ज़्यादा जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। खरोष्टी लिपि जो कि पाकिस्तान में है। अरमाइक और ग्रीक लिपि जो कि अफगानिस्तान के अभिलेखों से मिलती है। अब आपको एक बात ये नोट करनी है कि जो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का जो अभिलेख है उसमें ब्राह्मी न होकर लिपि जो है खरोष्टी है। तो खरोष्टी सिर्फ दो ही अभिलेख में है, जो कि है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। जो शाहबाजगढ़ी है वो पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में है और जो मानसेरा है वो हजारा क्षेत्र में है। तो अब बात करते हैं हम स्तंभ की। अभी हमने शिलालेख पढ़े, अब स्तंभ की बात करते हैं। शिलालेख जो हैं वो 14 मिले, स्तंभ लेख जो है 7 मिले। तो 7 में से एक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि है सारनाथ का स्तंभ, जिसमें 4 सिंह है, जो कि अगर एक तरफ से देखें तो हमेशा ही आपको 3 दिखेंगे, पर उसमें एक्चुअल में हर दिशा में 4 शेर हैं। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 ही टिक करना कि 4 शेर हैं। अब स्तंभ कुछ इस तरह का होता था, तो इसमें जो है 4 शेर, उसके नीचे भी जो है और पशुओं की आकृति बनी होती थी। तो उसमें जो है घोड़ा, हाथी, शेर और बैल की आकृति बनी हुई है। तो इन चारों जानवरों को छोड़कर और किसी की आकृति नहीं बनी है। तो इसलिए क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जो सारनाथ का स्तंभ है उसमें कौन सा जानवर नहीं है, तो इनमें से कोई एक जानवर की जगह दूसरा जानवर दे देंगे, तो आपको वो टिक करना होगा। तो इसको आप इससे याद कर लीजिए, हेलो से, एस से हॉर्स, ई से एलिफेंट, एल से लॉयन और ओ से ऑक्स। तो हेलो से आपको याद हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से जानवर हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं गुहा लेख या गुफा अभिलेख के बारे में। तो जो बराबर की पहाड़ियों में जो आजीविकों के लिए अशोक द्वारा निवास स्थान बनाया गया। तो पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी ताकि वो बरसात, गर्मी, कैसे भी मौसम में अच्छे से रह सके। तो ये आजीविक संप्रदाय जो है, इसमें जो इनके जो पिता थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी भी थे। तो इसके कारण उन्होंने आजीवकों के लिए भी इसमें निवास स्थान बनाया। बाद में जो इनका पौत्र होता है दशरथ, उन्होंने नागार्जुन पहाड़ियों में गुफा का निर्माण बनवाया। तो ये गुफा अभिलेख से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बराबर की पहाड़ियों में किसने गुफा अभिलेख को निवास स्थान बनाया था आजीवकों के लिए, और नागार्जुन पहाड़ियों में किसने बनवाया था, किसने निर्माण किया। तो वो दशरथ ने करवाया है। और जो बराबर की पहाड़ियों में जो गुफा अभिलेख है, मतलब जो निवास स्थान बनाया, वो खुद अशोक ने बनवाया। अब देखिए स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। तो स्तूप जो है अशोक के समय कुछ इस प्रकार की आकृति के होते थे। तो इनमें से 2
स्तूप जो हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि है सांची का स्तूप, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, कहीं एग्जाम्स में आता भी है, और बरहुत का स्तूप। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। अब देखिए जो स्तूप होता था इसमें जो है कि बौद्ध धर्म के से जो लगभग जो अवशेष मिलते थे उनको इसमें सलामत रखा जाता था। तो इसको जो है इस तरह से कवर किया जाता। तो अशोक के टाइम पे ये लकड़ी का होता था और आगे चलकर ये पत्थर का हो जाता है। तो कभी पूछा भी जाएगा कि अशोक के टाइम पर जो स्तूप का जो ये इसको जो प्रोटेक्शन दी जाती थी वो किसकी दी जाती थी, तो वो लकड़ी का होता था, आगे चलकर ये पत्थर का हो जाता है। अब राजप्रसाद जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया था, जो कि पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ था, जो कि 80 स्तंभों वाला था। इसके जो स्तंभ थे वो पत्थरों के थे और जो छत और फर्श थी वो लकड़ी की थी। तो कभी इससे भी बहुत पीएसएस में इससे राजप्रसाद से लेकर के क्वेश्चन बने हैं कि जो इसकी छत और फर्श थी वो किसकी बनी होती थी, किससे निर्मित थी। तो ये जो थी लकड़ी से थी और ये इतना सुंदर जो था भवन था, इसको देवताओं के भवन से भी इसकी तुलना की जाती है। अब कला से तो ये है जो जितनी भी कला पढ़ी अभी हमने, वो है राजा से रिलेटेड, जिन्होंने खुद निर्माण किया अपने धर्म को लेकर के, धर्म प्रचार को लेकर के, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के, प्रतिष्ठा के प्रचार को लेकर के, इन सब को लेकर के ये जो कला थी अभी राजाओं से रिलेटेड थी। अब बात करते हैं लोक कला की। जो मौर्य वंश था उस समय जो वहाँ के लोग थे उन्होंने जो निर्माण किया है कलाओं का, वो है यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, जो कि उत्तरी काली पॉलिश मृतभांड से बनी है, जो कि आप ये बोल सकते हैं इंग्लिश में नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर। ठीक है, तो यहाँ से जो मिली हैं वो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि मूर्ति पूजन भी करते थे और ये सबसे ज़्यादा बिहार पटना के क्षेत्र से मिली हैं। अब बात करते हैं अशोक के धम्म की। तो अशोक का धम्म अभी हमने पढ़ा भी कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। तो उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। सभी धर्मों का सार जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था, ये अशोक के धम्म में है। धर्म प्रचार के लिए प्रयास किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध प्रचार के लिए। तो ये कहीं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति करवाई थी इन्होंने, है ना, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया भी था। धर्म यात्रा, तो इनकी धर्म यात्रा का जो आपको ये याद करना होगा कि इन्होंने किस किस नगर में जा कर के बौद्ध प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो इनका जो कर्म है वो है बौद्ध गया, जो कि 90 वर्ष के बाद 10वें वर्ष मतलब कलिंग के युद्ध के बाद अगले ही साल ये बौद्ध गया जाते हैं। फिर कुशीनगर जाते हैं, फिर लुम्बनदेही जाते हैं 20वें वर्ष में, जहाँ से रुमनदेही का एक अभिलेख भी मिलता है, जिसमें जो सबसे छोटा अभिलेख भी माना जाता है और इसमें जो लिखा है वो टैक्स कम करने को के बारे में लिखा गया है। उसके बाद ये कपिलवस्तु जाते हैं, फिर सारनाथ और लास्ट में श्रावस्ती। तो बौद्ध गया से लेकर श्रावस्ती का जो इनकी यात्रा है, धर्म यात्रा है, इसको आपको कर्म अनुसार इसको याद करना है, क्योंकि कहीं कहीं बार इसको ये जो है पेपर में एग्ज़ाम में आ जाता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए कि किस तरह से अशोक ने कहाँ कहाँ जा कर के या बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे गए थे, सबसे पहले कहाँ गए थे, उसके बाद लास्ट में वो कहाँ जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगला जो टॉपिक होगा वो मौर्य वंश का ही होगा। मौर्य वंश के मैं उसमें प्रशासन के बारे में बताऊंगी कि कैसे प्रशासन होता था, कैसी उनकी सेना होती थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, और कैसे उनका जो भी प्रशासन चलता था, अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो ये सब जो है अगले टॉपिक में आएगा। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से इनके एमसीक्यूज बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।